आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि अज्ञेय जी द्वारा, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, आज हम लोग अज्ञेय द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक के पहले पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक एक लाइन पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि किसी का अर्थ कठिन रहेगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मैं कब कहता हूँ जग, जग माने संसार, जग माने संसार। मेरी दुर्धर, दुर्धर माने कठिन, दुर्धर माने कठिन। गति, गति माने दशा या परिस्थिति, दशा या परिस्थिति दोनों होगा, जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए, ठीक है। के अनुकूल बने, सभी शब्द सरल हैं। मैं कब कहता हूँ, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए कई लाइन में आया है मैं कब कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ, तो व्याख्या करते समय हम लोग इनको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा बदल लेंगे। मैं कब कहता हूँ, मेरी कब इच्छा है, मेरी कब आकांक्षा है, मेरा कब मनोरथ है, ऐसे जहाँ जहाँ संभव होगा हम लोग बदल लेंगे, क्योंकि बार बार कहने पर कि मैं कब कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। जीवन मरु, देखिए जीवन मरु का मतलब है जीवन रूपी मरुस्थल, जीवन रूपी मरुस्थल। नंदन कानन, देखिए नंदन कानन का मतलब देवताओं का वन, देवताओं का वन। का फूल बने, सभी शब्द सरल हैं। कांटा कठोर है, सभी शब्द सरल हैं। तीखा, तीखा माने आप नुकीला कह सकते हैं, जो कांटा नुकीला होता है, तीखा होता है, उसके लिए आया, ठीक है। उसमें उसकी मर्यादा, मर्यादा माने प्रतिष्ठा या सम्मान, प्रतिष्ठा या सम्मान दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए, है सरल है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर, प्रांतर, प्रांतर का मतलब होता है बगीचा या उद्यान, प्रांतर माने बगीचा या उद्यान। का ओछा, ओछा माने तुच्छ, ओछा माने तुच्छ। फूल बने सरल है। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी, देखिए तीखी का मतलब गहरी या ज़्यादा, भाव के अनुसार तीखी चोट, गहरी चोट, ज़्यादा चोट, है ना, चोट मिले, सरल है। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट, देखिए ओट माने होता है आड़, किसी का आड़, और आड़ का एक मतलब होता है सहारा। जब हम किसी के पीछे होते हैं, जब किसी के पीछे छिपते हैं, खड़े होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम उसका सहारा ले रहे हैं। तो आप आड़ कहिए या सहारा कहिए, दोनों चल जाएगा, मिले सरल है। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा, सभी शब्द सरल हैं। प्रासाद, प्रासाद माने महल, प्रासाद माने महल बने सरल है। या पात्र, पात्र का मतलब होता है योग्य, पात्र माने योग्य। जगत की मतलब संसार की, जगत की माने संसार की। श्रद्धा की मेरी, सभी शब्द सरल हैं। धुंधली सी याद बने, देखिए धुंधली सी याद बने का मतलब है कि यह संसार मुझे थोड़ा सा भी याद करे, यानी उनके कहने का मतलब है क्यों याद करे, लेकिन यहाँ पे इतने का मतलब है कि थोड़ा सा भी याद करे। चलिए आगे देखिए, आगे है पथ मेरा रहे प्रशस्त, देखिए प्रशस्त का मतलब है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। सदा माने हमेशा,
सदा माने हमेशा। क्यों सरल है। विकल, विकल मतलब व्याकुल, विकल मतलब व्याकुल, करे सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। यह चाह, चाह माने इच्छा, सरल है, चाह भी कह सकते हैं, इच्छा, मुझे सरल है। नेतृत्व, देखिए नेतृत्व का मतलब होता है किसी की अगुवाई करना, जैसे नेता हमारा नेतृत्व करते हैं, सबसे आगे रहते हैं, तो नेतृत्व माने अगुवाई करना, आगे रहना। न मेरा छिन जाए, सभी शब्द सरल हैं। क्यों इसकी हो, सभी शब्द सरल हैं। परवाह माने चिंता, परवाह माने चिंता, मुझे सरल है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में संदर्भ और प्रसंग भी प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लें। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि आप आर्ट के विद्यार्थी हैं तो हिंदी लिखेंगे, लेकिन यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, तब आप लिखेंगे सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित मैंने आहुति बन कर देखा शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग भी लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि अज्ञेय जी ने बताया है कि सुख दुख को समान मानते हुए बिना किसी स्वार्थ के कष्टों और विपत्तियों से संघर्ष करते हुए जीवन जीने में ही जीवन की सार्थकता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि अज्ञेय जी कहते हैं, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। तो कवि अज्ञेय जी कहते हैं, मैं ऐसा कब कहता हूँ कि यह संसार मेरी कठिन परिस्थितियों के अनुकूल बन जाए। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देखिए। देखिए एक चीज़ मेरी बात आप सुनिए। देखिए आप जिससे भी पढ़ते हैं बस ये देखिए कि वो लाइन में कह क्या रहा है। वाक्य का सृजन आप अपने से करिए, वाक्य बनाने का तरीका आपका अपना हो सकता है। चलिए अब मैं दूसरी तरह से वाक्य बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है। तो कवि अज्ञेय जी कहते हैं, यह संसार मेरी कठिन परिस्थितियों के अनुकूल बन जाए, मैं ऐसा कब कहता हूँ। तो दोनों तरह से सही है, हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो आप चाहे जिससे पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन देखिए कि वो आपको बता कैसे रहा है, उस चीज़ को सुनिए, समझिए और वाक्य अपने से बनाइए। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिख दीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि। अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि मैं यह कब कहता हूँ कि यह संसार मेरी कठिन परिस्थितियों के अनुकूल बन जाए। मैं यह भी कब कहता हूँ कि
मेरा जीवन रूपी मरुस्थल देवताओं के नंदन वन के समान खिले हुए फूलों से महक जाए। फिर से दोनों लाइन की व्याख्या देखिए। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं यह कब कहता हूँ कि यह संसार मेरी कठिन परिस्थितियों के अनुकूल हो जाए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ, अब मैंने बदल दिया, मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी मरुस्थल देवताओं के नंदन वन के समान खिले हुए फूलों से महक जाए, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कवि अज्ञेय जी पुनः कहते हैं कि कांटा कठोर होता है, नुकीला होता है, उसकी कठोरता और नुकीलेपन में ही उसकी प्रतिष्ठा है। मैं यह कभी नहीं कहता हूँ कि वह कांटा घट करके किसी उपवन का तुच्छ फूल बन जाए। थोड़ा सा और अपने से जोड़ के कह दीजिए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जीवन की सार्थकता दुखों से संघर्ष करने में ही है, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए दोनों लाइन की व्याख्या फिर से देखिए। हो सकता है शब्द आगे पीछे हो जाएं, लेकिन भाव वही रहेगा। देखिए अज्ञेय जी कहते हैं कांटा कठोर होता है, नुकीला होता है, उसके कठोरता और नुकीलेपन में ही प्रतिष्ठा है। मैं ऐसा कब कहता हूँ कि वह कांटा घट करके किसी उपवन का, प्रांतर यानी उपवन, किसी उपवन का तुच्छ फूल बन जाए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जीवन की सार्थकता दुखों से संघर्ष करने में ही है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए फिर अगली दो लाइन देखते हैं। आगे कवि कहते हैं मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। बहुत ही सरल लाइन है। कवि कहते हैं कि मेरी यह भी आकांक्षा नहीं है। देखिए मैं कब कहता हूँ, इसका मतलब मेरी यह भी इच्छा नहीं है, मेरी यह भी आकांक्षा नहीं है कि मुझे युद्ध में कहीं भी गहरी चोट न मिले। थोड़ा सा और जोड़ लीजिए अपने से। क्योंकि युद्ध में योद्धा की चोट उसका गहना होती है। क्योंकि युद्ध में योद्धा की चोट उसका गहना होती है। मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि मैं किसी से प्यार करूँ तो मुझे प्यार के बदले में प्यार का सहारा, ओट, सहारा या आड़ मिले। ठीक है, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए, बहुत सरल है। कवि कहते हैं कि मैं यह कब कहता हूँ, या आप कहिए यह मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मुझे युद्ध में कहीं भी गहरी चोट न मिले। क्योंकि युद्ध में योद्धा के लिए चोट उसका गहना होती है। मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि मैं किसी से प्यार करूँ तो मुझे उस प्यार के बदले में उसके प्यार का सहारा मिले, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं मैं कब कहता हूँ विजय करूँ, मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। कवि अज्ञेय जी कहते हैं
मेरी यह भी कामना नहीं है। देखिए आप बात करते हैं ना, यार मैंने अब ऐसा कब कहा, तो इसका मतलब होता है कि आपने वैसा नहीं कहा। तो वही कह रहे हैं कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं विश्व विजय करूं, मैं विश्व विजय करूं और मेरा ऊंचा महल बन जाए, अर्थात मुझे विश्व का वैभव प्राप्त हो जाए, अर्थात मुझे विश्व का वैभव प्राप्त हो जाए, या इस संसार की श्रद्धा का मैं पात्र बनूं, इस संसार की श्रद्धा के मैं योग्य बनूं, और इस संसार के लोगों में मेरी धुंधली सी भी याद बनी रहे। और पूर्ण विराम लगा देंगे। एक बार दोनों लाइन को फिर से देखिए, कहीं दिक्कत है तो। देखिए कवि कहते हैं, मेरी यह बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मेरी यह बिल्कुल भी चाह नहीं है, मेरा यह बिल्कुल भी मनोरथ नहीं है, कुछ भी कह लीजिए, कि मैं विश्व विजय करूं और मेरा ऊंचा महल बन जाए, अर्थात मुझे विश्व का वैभव संपत्ति प्राप्त हो जाए, या मैं इस संसार की श्रद्धा का पात्र बनूं, और मेरी धुंधली सी भी याद लोगों के मन में बने या लोगों के मन में रह जाए। दोनों लाइन का भाव ये है कि कवि कहते हैं, ना तो मुझे इस संसार का धन दौलत चाहिए और ना मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे याद करें, मुझे इसकी बिल्कुल भी चाह या कामना नहीं है। ठीक है, चलिए अंतिम दो लाइन देखिए। आगे कवि कहते हैं, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों, विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। आगे अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरा रास्ता पथ मेरा पलट दीजिए, मेरा रास्ता हमेशा हमेशा प्रशंसनीय रहे, यह चाह यह इच्छा मुझे क्यों व्याकुल करे, मेरा नेतृत्व न छिन जाए, इसकी मुझे क्यों परवाह हो। देखिए दोनों लाइन का भाव समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी व्याख्या एक बार फिर बताता हूँ। देखिए कवि इसमें ये कह रहे हैं कि मेरा मार्ग हमेशा प्रशंसनीय रहे, लोग मेरी हमेशा बड़ाई करें, प्रशंसा करें, कोई मेरी आलोचना निंदा न करे, ऐसी चाह मुझको क्यों रहे। भाई लोगों को मेरी प्रशंसा करनी है तो प्रशंसा करें, निंदा करनी है तो निंदा करें, मैं क्यों व्याकुल रहूं कि लोग मेरी प्रशंसा करें। और नीचे की लाइन में कहते हैं कि मुझसे मेरा नेतृत्व छिन जाए, मेरे नेतृत्व का अधिकार छिन जाए, मैं लोगों की अगुवाई न करूं, इसकी चिंता मुझे क्यों रहे। अगर मेरा नेतृत्व छिन जाता है, नेतृत्व का अधिकार छिन जाता है तो छिन जाए, वही बात इसमें है। लेकिन कैसे है, फिर से एक बार देखिए। कवि अज्ञेय जी कहते हैं, मेरा मार्ग हमेशा प्रशंसनीय रहे, यह इच्छा मुझे क्यों व्याकुल करे, अर्थात लोग मेरी आलोचना न करें, यह इच्छा मुझे व्याकुल क्यों करे। आगे कहते हैं, मेरे नेतृत्व का अधिकार मुझसे न छिन जाए, इस बात की मुझे परवाह क्यों हो। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इसकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें शांत रस है, यदि छंद की बात की जाए तो यह मुक्तक छंद है, और यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में अनुप्रास, उपमा और रूपक ये तीन मुख्य अलंकार हैं। देखिए काव्य सौंदर्य में सबसे महत्वपूर्ण अलंकार ही होता है, क्योंकि अलंकार पर आधारित प्रश्न कई बार पूछ लेता है।
ठीक है। यदि भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इसकी प्रतीकात्मक है। गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो इसमें अभिधा और लक्षणा ये दोनों शब्द शक्ति है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर आपके बोर्ड के पेपर में पद्यांश पर आधारित प्रश्न की सूचना कैसे होती है। तो देखिए इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में पद्यांश के नीचे इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो ये 10 नंबर का प्रश्न होता है। 5 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इससे अलग भी आ सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर यदि आप बनाना चाहें तो 50 प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने किसी भी पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह से समझ लिया है तो उस पद्यांश पर चाहे जितने प्रश्न पूछे जाएं आप सबका उत्तर लिख लेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न इन्हीं 4 चीज़ों पर आधारित होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उनको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो आप उत्तर डालेंगे। वैसे इसका उत्तर आपको संदर्भ से मिल जाता है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो जाता है। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम मैंने आहुति बनकर देखा और कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय हैं। आप चाहे अज्ञेय भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका नाम काफ़ी बड़ा है तो ज़्यादातर लोग इनको अज्ञेय ही कहते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है, चाहे पूरा लिखिए चाहे केवल अज्ञेय लिखिए, इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा यदि आप करना चाहें तो इनको आप काले रंग के पेन से लिख दीजिए। वैसे आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। यह पद्यांश की एक लाइन है और प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए आप यहाँ पर आपने व्याख्या में देखा कि जीवन रूपी मरुस्थल, तो रूपक अलंकार है। तो आप लिखेंगे उपर्युक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। ठीक है, इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का भाव लिखिए। देखिए जब भी भाव वाला प्रश्न आए तो आप सीधे प्रसंग पर चले जाइए और उसी को लिख दीजिए। थोड़ा सा कभी आपको वाक्य बदलना पड़ सकता है, कभी वैसे भी लिख सकते हैं। तो भाव जो होता है वो कवि का, वो प्रसंग में ही होता है, क्योंकि प्रसंग में कविता की मुख्य बात लिखी होती है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे, इसका क्या है देखिए। आप उत्तर डालेंगे, डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि सुख दुख को समान मानते हुए बिना किसी स्वार्थ के कष्टों विपत्तियों से संघर्ष करते हुए जीवन जीने में ही जीवन की सार्थकता है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि को किसकी परवाह नहीं है। तो आपने नीचे की लाइन में व्याख्या में देखा था, आप उत्तर डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि को उसका नेतृत्व छिन जाने की परवाह नहीं है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले और लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है,
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले आप देख लीजिए कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो आपको दिख रहा है कांटा कठोर है से लेकर के मैं कब कहता हूँ कि घटकर प्रांतर का फूल बने। इन्हीं दो लाइन की व्याख्या आपको करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि लाइन कहीं भी खींची जा सकती है। पद्यांश में पेपर बनाने वाले के ऊपर होता है कि वो कहाँ लाइन खींच देगा। तो जहाँ भी लाइन खींचेगा उसकी व्याख्या हमको करनी होती है, इसलिए आपको पूरी व्याख्या तैयार करनी है। जहाँ भी लाइन खींचे उसकी मर्जी है, खींच दे, हम लोग व्याख्या कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या को शुरू करते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि यदि कांटा नुकीला है, कठोर है, तो उसकी प्रतिष्ठा उसके नुकीलेपन और उसकी कठोरता में ही है। मैं यह कब कहता हूँ कि वह कांटा घट करके किसी उपवन का फूल बन जाए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जीवन की सार्थकता दुखों से संघर्ष करने में ही है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।